यूपीएससी के एग्ज़ाम की जब आप बात करते हैं, जब आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, और ये आप लोग देखिएगा उनके सिलेबस में भी कि वो एक जर्नलिस्ट की बात करते हैं, एक वेल रेड पर्सन जो एक जर्नलिस्ट है। यूपीएससी भी ऐसा ही है। इट्स टू बिग टू हिट, एट द सेम टाइम इट्स टू बिग टू मिस। आपके पास गाइडेंस है, आप एक जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। उस गाइडेंस को फॉलो करने का जज्बा आप में होना चाहिए, इसको फॉलो करें, ठीक है ना। 10 बुक को एक बार पढ़ा जाता है पीएचडी में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बुक को 10 बार पढ़ा जाता है जिससे आपको रट जाए, है ना। बंद रट जाएगी 3 साल बाद, इसलिए नहीं कि समय वेस्ट किया जाए। यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ओके। केंद्रीय विद्यालय, आपने इशारा उधर कर दिया, अलीगंज, ओके। हाँ हाँ, ओके ओके। फिर कैसे मतलब समझ में आई इतनी अर्ली स्टेज पे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ, गुड, पॉइंट ब्लैंक, ग्रेट, बताएं। हाँ 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 हाँ, ओके, हाँ हाँ, हम्म, हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। सो अभी आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे या देंगे? ओके, ठीक है, सॉल्व, ओके। ये आपका खुद का निर्णय था, ओके। आपने घर वालों को परस्यू किया कि मैं जाना चाहता हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ। कैसे आया ब्यूरोक्रेसी के बारे में मन में? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, ऑल राइट। सो मतलब ये मन में ये विचार आने के पीछे यूट्यूब वगैरह की वीडियोस और ये मोटिवेशनल वीडियोस नहीं थी, आपका सेल्फ मोटिवेशन था। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, लेट्स सी। हाँ 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 हाँ, अच्छा। सो लेट मी टेल यू एट द वेरी बिगनिंग, वेरी ऑनसेट ऑफ दिस थिंग, कि यूपीएससी के एग्ज़ाम की जब आप बात करते हैं, जब आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, और ये आप लोग देखिएगा उनके सिलेबस में भी कि वो एक जर्नलिस्ट की बात करते हैं, एक वेल रेड पर्सन जो एक जर्नलिस्ट हो। मतलब कि अमूमन जो सारी चीज़ें होंगी जो आपसे टकराएंगी सिलेक्शन की प्रोसेस में, उन चीज़ों में क्या होगा कि लगभग ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आनी चाहिए एक वेल रेड पर्सन को। सो व्हाट यू आर सेइंग, बेस्ड ऑन दैट आई कैन कंक्लूड कि जो आसान चीज़ें होंगी वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी रखिए, फोकस एरिया के बारे में आगे भी बातचीत होती रहेगी। कम से कम अपने करियर की तरफ कैसे फोकस्ड हूँ, बाकी सारे इंटरेस्ट्स को रखते हुए। मैं कभी ये नहीं मानता कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, है ना। कोई आदमी म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ने में एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्ट है, मैं नहीं मानता कि इसको छोड़ के आपको कुछ करना है। जैसे मैं अमूमन सुनते आया हूँ कि जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए तो दोस्तों से अलग हो जाइए, अपने आप को कमरों से, किसने ये सुना है? It's a myth. It's a BS. And I, at times, let me tell just a word of caveat कि मैं BS जैसे वर्ड्स बोल देता हूँ। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे, बकवास है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी की किसी भी स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाता कि आप कितने दोस्त थे, कितना आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, समाज से कितना हट गए थे, ठीक है। ये ज़रूर इंटरव्यू में देखा जाता है कि आप कितने वर्सेटाइल हैं, पढ़ाई के अलावा आपने क्या किया है, कितने मेडल्स आपके पास हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। आप केवी में पढ़ी, केवी में बहुत ध्यान दिया जाता है इस बात का। हाँ, ठीक है। सो ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग दीज क्लासेस हम इस पे ध्यान देंगे कि आप बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए, क्योंकि डिस्टर्ब होने का भी तो चांस है ना, कि पता चला यूपीएससी की पढ़ाई तो किनारे हो गई, हम अपना इंटरेस्ट डेवलप करने में लग गए। तो बैलेंस कैसे करें कि हमारे पास एक सच्ची कहानी हो बताने के लिए कि भाई मेरी हॉबी ये है सर,
बोर्ड में बताने के लिए, है ना। अक्सर क्या होता है कि जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, अब 1 महीने बाद इंटरव्यू है, तो क्या होता है कि लोग पूछते हैं अपने टीचर्स से कि मुझको अब हॉबी लिखनी है, डीएपी भरना है ना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। अब उसमें मैं क्या हॉबी भर दूं? और ये डिलेमा टीचर्स के लिए होता है, भाई 1 महीने में क्या डेवलप करोगे, है ना। तो लोग इस तरह की बातें करते रहे, मूवी देखना, पढ़ना। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं होता, बोर्ड इस पे रिस्पॉन्ड ऐसे करता है कि आप कहेंगे मूवी देखना, तो पूछेगा किस टाइप की मूवी। फिर अगर आपने तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए हैं तो फिर उनको पता चल जाएगा कि आप बस बता रहे हैं, है ना। तो हॉबी डेवलप करनी है, अपने आप को एक मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी बनाना है, लेकिन तैयारी की कीमत पे नहीं। तैयारी की कीमत पे बनाएंगे तो आप कुछ और बन जाएंगे, है ना। कोई अगर म्यूजिशियन है, हो सकता है म्यूजिक पे ध्यान दे दे, म्यूजिशियन बन जाएगा। लेकिन इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा कि आप यूपीएससी क्रैक कीजिए, उसके बाद आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आप एक्टर से लेके म्यूजिशियन से लेके जो भी इसके अलावा बनना चाहते हैं, वो मंच आपको मिलेगा कि आप बन सकेंगे। और सिर्फ अपने नहीं बन सकेंगे, अगर कोई बनना चाहता है तो उसकी मदद भी कर सकेंगे। जैसे आपने कहा कि अभी मदद करनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सके समाज के लिए, लोगों के लिए, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, राइट। इन 3 सालों का क्या फोकस है? पहले अपनी प्रॉब्लम, अपने ऊपर काम करना है, अपने को तराशना है। और मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, तराशना किसको है? आप लोगों को। यहाँ से आपको सटीक गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमको सब कुछ याद हो जाए तो और आप सिलेक्ट हो जाइए, ऐसा तो होता नहीं, है ना। हम ये बता देंगे कि करना क्या है आपको, है ना। कोचिंग इसीलिए आता है ना आदमी, इसको स्कूल नहीं कह रहे हम, इसको कॉलेज भी नहीं कह रहे, इसको कोचिंग कह रहे हैं। क्यों? बताइए। इट्स ऑल राइट, कुछ भी बताइए। गाना भी गा सकते हैं आप, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सॉरी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए कोचिंग की रिलेवेंस पे भी बात करेंगे, राइट। और हम कहाँ पे रुक गए थे इंट्रो में? आपका, आपको बताना है, बताइए। भूलता नहीं हूँ मैं। अच्छा, आई एम रियली गुड एट कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग जानता है कोई क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग, किसी को भी बुला लेना। तो मेरी क्लास में आप शांत नहीं बैठेंगे, मेरी क्लास में आप बोलेंगे, और मैं रैंडमली किसी की ओर, अगर नाम नहीं याद रहा, मैं रैंडमली इशारा कर दूंगा कि यार आप बताइए, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है, जहाँ से आप लोग आ रहे हैं, वो प्रवचन बेस्ड सिस्टम। हाँ, उसमें लोग ऐसे सामने बैठते हैं, कोई आता है, एक प्रवचन सा देता है। जिसको आंख खोल के बैठना होता है बैठता है, जिसे आंख बंद करके बैठना होता है वो भी बैठता है, जिसे आंख कान दोनों खोल के बैठना होता है वो भी बैठता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या ग्रहण किया, क्या मिला आपको। लेकिन कंपटीशन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे वही सारा फॉर्मेट रहेगा तो क्या होगा? इट्स ए रेसिपी फॉर डिजास्टर, राइट। सो यू विल हैव टू बी अटेंटिव, और आप अटेंटिव रहें। यू कैन यॉन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आराम से, ठीक है। बी रिलैक्स्ड। सो अटेंटिव रहना होगा, इसलिए मैं कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, किसी की ओर भी इशारा कर दूंगा, आप बताइए। कुछ नहीं आता तो गाना गाइए, जोक सुनाइए, लेकिन बोलिए, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। चलिए बताएं। ओके। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है। राइट। ओके, ग्रेट। बताएं। कोई बात नहीं, आराम से, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। ग्रेट। क्या मतलब, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग वगैरह या गाना वगैरह गाना क्या पसंद है आपको? ये सुनना, सुनना गाना, चलिए गाने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। बताएं। या यू। ओके। एनडीए, इट डजेंट रियली मैटर्स, बट ठीक है, आप बताइए। आपको अपनी बात कहनी, मैं अपनी बात कहूँगा। हाँ हाँ। ओके, मैथ अच्छी है आपकी, आपको ऐसा लगता है, ओके। तो रिटर्न क्लियर किया आपने या दिया नहीं फिर? ओके ओके ओके।
आप हिंदी में बोल सकते हैं, जब आप एसएसबी देने जाते हैं, जब बस से उतरते हैं, तो जहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अगर प्रयाग में आपका एसएसबी है, तो जब बस से उतरते हैं तो वहाँ सीढ़ी पे लिखा होता है प्रथम पग, है ना, पहला कदम। और जब आप पास आउट होकर निकलते हैं टोपी उछाल के बाहर एकेडमी से, तो वहाँ लिखा होता है अंतिम पग, कि अब आप अफसर बन गए हैं भारतीय सेनाओं में, किसी न किसी सेना में तो बन ही गए हैं। सो और प्रथम पग जहाँ लिखा होता है, उसके आगे ये भी लिखा होता है दीवार पे कि इस कैंप के अंदर, इस कैंपस के अंदर केवल दो भाषाओं में बात करें, अंग्रेजी और हिंदी। सो वहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम जो है ना, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये समस्या है नहीं, पर इट्स ऑल राइट। आदमी के लाइफ में पड़ाव आते हैं, है ना, आप निर्णय लेते हैं, जब भी किसी एक पॉइंट पे पहुंच के पीछे पलट के देखेंगे ना, तो हमेशा ये लगेगा कि ये मैं अच्छा कर लेता। लेकिन जब वहां आप खड़े होते हैं ना, तो आप त्वरित इंस्टेंट निर्णय लेते हैं, राइट। तो जब आगे बढ़ जाइए तो हमेशा अपने पुराने निर्णयों को सही मान लीजिए। अगर आपने ये करना सीख लिया, तो वो जो बर्डन होता है ना दिमाग पे लेके आदमी जो घूमता है, यार मुझसे गड़बड़ हो गई, इतनी गड़बड़ मैंने की है, अब कैसे होगा, पिछला अटेम्प्ट गड़बड़ हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि समाज आपको बताएगा। सोसाइटी में वो लोग जिन्होंने कभी भी यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा होगा, जब कभी आपको दिक्कत हुई, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हुई, तो वो लोग जो फॉर्म भी नहीं भरे होंगे, हो सकता है आपको बताएं कि यार कैसे तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप में ये आदत रहेगी कि ठीक है, पिछले जो जो कुछ किया, जो निर्णय लिया, जो कदम बढ़ाए, वो सही बढ़ाए। सुन पा रहे हैं ना आप लोग मुझे? ठीक है। तो आप उस बात का बहुत मलाल नहीं करेंगे, आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो ऐसे तकलीफें बटोरते चलेंगे तो ग्रेजुएशन के 3 साल, है ना, इन निर्णयों की और आगे वाली, तो इस बोझ को हटा के चलना है, ठीक है। इसको हटाने के तरीके होते हैं, है ना, स्टेप्स होते हैं। क्योंकि चाहे कितना भी आप समझदार हों, ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके सामने ये सारी बातें आएंगी, कभी आपको लगेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कि आपका व्यक्तित्व एक ऐसा वेल राउंडेड पूर्ण व्यक्तित्व है, जो समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। समस्या तो आएंगी, चाहे कोई भी हो, अगर वो हावी हो जाएगी, तो उससे आपका जो आउटपुट होगा ना, जो आप कर रहे हैं उन कामों पे असर पड़ेगा, और निगेटिव असर पड़ेगा, राइट। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि समस्याओं को आप हैंडल कैसे करें। सब स्टेप वन, समस्याएं ना आए, ठीक है, आ गई, अब उसको मैनेज कैसे करें, मैनेज भी तो करना है, या डर जाना है उनसे, बर्बाद तो नहीं होना ना। उनको अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है, हमको समस्याओं पे हावी होना है, ठीक है। राइट, बताएं आप, बता रहे हैं। भूलूंगा नहीं, मुझे मुझे याद है आप बता रहे थे कुछ। हाँ। हाँ, एनडीए की तैयारी के बारे में आप बता रहे थे कि फिर यू ड्रॉप दैट आइडिया। हाँ। 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 यहाँ पे आपका फोकस एरिया चेंज करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, है ना, ये आपका निर्णय है। आप इसको सोचिएगा, आपको डिस्कस करना हो तो आप बाहर भी डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, राइट। आप हिंदी में बोलेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी, आप बोलेंगे कैसे मायने रखता है। आपने बोला कैसे, और ये यूपीएससी में भी होगा। यूपीएससी में किसी ने सुना है क्या कि हिंदी मीडियम वालों को डिसएडवांटेज होती, कोई सुना है इस बात को पहले? सुना है, आपने सुना है। आप यादव जी, क्या नाम आपने बताया था? अमन, कमल यादव जी जी। सो आपने सुना है ये, बिल्कुल सही करते हैं आप, बिलीव करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और किसी ने सुना है कि हिंदी मीडियम से दिक्कत होती है, हिंदी? सुना था? बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं। जब आगे हम बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को देखते हुए बढ़ेंगे कि क्यों ये मिथ मार्केट में या स्टूडेंट्स के बीच में है, कहाँ से आया, और ये मिथ क्यों है, मिथ्या क्यों है, ये झूठ क्यों है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको लोग इतना ज़्यादा ओढ़ लेते हैं, इतना ओढ़ के चलते हैं, कि मैंने बहुत अच्छे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को देखा है, जो, हाँ, जो बिल्कुल डीमोरलाइज रहते हैं। उनको लगता है कि यार मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं बोलूँ, और वो जो परेशानी है ना, वो चेहरे पे दिखती है ना। जबकि ऐसा है नहीं। यूपीएससी के बोर्ड को अगर ऐसा होता, तो भी आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती, कि हमको ही मानना ही नहीं है। जैसे अभी दोनों लोगों ने कहा कि मैं मानता नहीं हूँ, बिल्कुल मत मानिए, ठीक है। सो ठीक है, कैरी ऑन, आप बताएं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ। तो ये तो कंट्राडिक्टिंग हो गया मित्र, है ना।
कि भाई आप कंसिस्टेंट हैं और इम्पेशेंट हैं, राइट। चलिए, और किसी को कुछ बताना है, कोई कुछ कहना चाहे, एनीथिंग विच इज़ लेफ्ट आउट? ठीक है। तो प्रभात, अवनीश और आप, रितेश, तीन लोगों ने तो अपने स्ट्रांग पॉइंट और वीक पॉइंट्स बताए, है ना। बाकी सब लोग बड़ी शांति से उसको स्किप कर गए। तो इसको लिख लें अपने नोटबुक में, है ना। आज मैंने आप लोगों के इंट्रो का बेस लेवल देखा है, आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना। और आज से 2-3 महीने बाद फिर से इंट्रोडक्शन होगा, आप कहीं और खड़े होंगे, अगर होना चाहेंगे तो, है ना। होना चाहेंगे ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं बताया कोई वीक पॉइंट स्ट्रांग पॉइंट, वो लिख लें और सोचें, आप भी सोचिएगा, जो लोग बता दें वो भी सोचें, है ना। उसको और परिष्कृत कीजिए और फिनिश लाइए उसमें कि मेरी वीकनेस क्या है ना। अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो यूपीएससी नहीं, कोई भी फील्ड आपको कहीं भी रोक नहीं पाएगी। एंड लेट मी अश्योर यू, लेट मी टेल यू दैट, और मुझे पता है बहुत अच्छे से, मैंने देखी ये चीज़ें, कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते यूपीएससी के लिए, तो लगता है कि कठिन है, कंपटीशन है, प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन असली लड़ाई शुरू होती है जब आप लबासना में ट्रेनिंग करने पहुंचते हैं, क्योंकि अभी तक तो सारे लोग थे, अब सारे वो लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करके पहुंचे, अब आपका कंपटीशन वहां है ना। तो हमेशा हर कदम पे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये पता होगा ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तभी तो आप सॉल्यूशंस की तरफ दौड़ेंगे, तब आप लोगों को खोजेंगे ना कि कौन मेरी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ की ओर बदल सकता है और कैसे। अगर अमूमन क्या होता है ना, आदमी हमेशा ये सोचता है कि यार मेरी ये वीकनेस है, इसके बारे में बात मत करो, ऐसा होता है ना, आदमी उससे बचना चाहता है। तो क्या होगा, आपकी वीकनेस एज इट इज बनी रह जाएगी, है ना। इसलिए मैंने क्या कहा कि आप लोगों का मैं रैंडमली नाम लेके, पब्लिक स्पीकिंग गड़बड़ है हमारे देश में, मैं सिर्फ इंडिया की ही बात करता हूँ, है ना, हर अमूमन हर जगह होती, बट हमारे यहाँ पे, और वो आता है बेसलाइन स्कूलिंग सिस्टम से। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, बट समझ, ठीक है, स्कूलिंग सिस्टम से आप लोग आ रहे हैं, उसके बारे में बात भी करेंगे अभी कि क्यों ऐसा हो जा रहा है ना। तो अमूमन पब्लिक स्पीकिंग लोगों की अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं कि उनमें क्षमता नहीं पब्लिक स्पीकिंग की, सब में है। भारत के लोग हैं यार, हर चीज़ में गाना वाना गाने लगते हैं, है ना। गाना गाना, डांस करना, हर राज्य के अपने अपनी शैलियाँ हैं, है ना, अपनी भाषाएं, फुल फ्लेश भाषाएं, हमारे यहाँ बोलियाँ, बोलियों से ज़्यादा भाषाएं हैं, है ना। पूरे उसके साहित्य लिखे गए हैं, लोग डांस कर रहे हैं हर राज्यों में, हर चीज़ों में चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक रस्मों में, है ना, हर में एक रस्म रिवाज, हर चीज़ में परफॉर्मेंस है, राइट। उसके बाद लोग जो है पब्लिक स्पीकिंग नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं। लेकिन यूपीएससी में अगर आप अपने व्यक्तित्व को निखार के पहुंचना चाहें, और सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप वो पर्सनैलिटी, वो व्यक्तित्व बन जाइए जिसकी यूपीएससी को ज़रूरत है, तो आप खुद ही, आपका रास्ता बनता जाएगा और आप वहां जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। सो पब्लिक स्पीकिंग शुड बी अ मस्ट, शुड बी अ फोकस एरिया, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों का इंट्रो वगैरह ले लिया, मेरे बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते हैं? अच्छा, जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, बताएं, बताइए। देखो, मैं इसको बहुत ब्रीफ रखता हूँ, बिकॉज दिस क्लास इज अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट मी। मैंने बहुत कुछ इधर उधर किया होगा, डजेंट रियली मैटर्स। मेरे सामने एज सब्जेक्ट्स हु आर सिटिंग इन राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यू पीपल, आपकी सक्सेस ही मेरा फोकस एरिया है, आपको सक्सेस मिले, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ, मेरा नाम राज है, मैं लखनऊ से हूँ, प्रतापगढ़ में भी घर है मेरा। मैंने भारत में, भारत से बाहर कई जगहों पे काम किया है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया, और इन सब में जो कॉमन थीम रही है, एजुकेशन, लोगों को पढ़ाना, लोगों को ट्रेन करना, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर। ये मेरा एक पैशन रहा है, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, किसी एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन को लेके उनको फिनिश देना, राइट। फिनिश मतलब आप एक उसमें एक फिनिश लेके आइए, एक बढ़िया ना, पढ़ाई तो सारी कर रहे हैं, जो बुक्स आप पढ़ेंगे सारे पढ़ रहे हैं, है ना, जिन्होंने भी अच्छी तैयारी की होगी सारे पढ़ के जाएंगे।
आप में और बाकी में। हाँ, कितनी बारीकी, कितना डिफरेंस, कितनी एज आपके पास होगी, राइट। तो मुझे अच्छा लगता है ये। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्यक्तित्व की। क्यों ऐसा होता है कि वो वही सारी किताबें पढ़ के कोई आदमी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा जितना दूसरे लोग कर पा रहे हैं। कोई आदमी बेहतर स्ट्रेस डील कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, क्यों, और आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और कुछ स्पेसिफिकली जानना चाहें। यहाँ इस संस्थान से में आने का मतलब ये रहा कि कई लोग मुझसे काफ़ी समय से अप्रोच करते रहे, कई बार मैं रहा भी यूपीएससी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में। सारे बहुत अच्छे लोग थे। मैं उन चीज़ों को प्रिफर करता हूँ जहाँ पे उद्देश्य बड़ा होता है, हर चीज़ के पीछे की इकोनॉमी काम करती है, राइट। ऐसा होता है ना, भाई बिना इकोनॉमी के आए एसी नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, क्लासरूम नहीं होगा, पसीना होगा, सबको परेशान होने लगेंगे, है ना। तो अमूमन मैंने देखा, स्पेशली इन आवर कंट्री, की जो इकोनॉमी है ना वो डोमिनेट करने लगती है। ये नहीं कह रहा कि बुरा है, लोगों के अपने निर्णय होते हैं, है ना, अपनी मजबूरियां, अपना विजन होता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, जो विजन है, जो मिशन है, वो डोमिनेट कर रहा है। तो ठीक है, हम लोग का साथ है यहाँ पे। और वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कमिंग डेज। किसी को भी अगर भाषा में समस्या होगी तो मुझसे बात करेगा। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में बोलता रहूँगा। और जिसको लग रहा होगा कि उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उससे ज़रूर इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है। ठीक है, आप कभी भी बॉलर को ये नहीं बता सकते अच्छा बैट्समैन कौन होता है, जो कैसी भी बॉल है वो खेलेगा। आप बॉलर को ये थोड़ी बताओगे कि यार ऐसी बॉल फेंकना तो मैं दौड़ के सिक्स मारूंगा, है ना। तो आपको भी अपने प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करने, पर्सनालिटी के, सब्जेक्ट्स वाइज भी कर सकते हैं। मतलब जैसे पर्सनालिटी के कर लिया, अगर किसी को लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अभी आपने कहा था आप मैथ्स में स्ट्रांग हैं, है ना। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार उतना अच्छा नहीं मेरा चल रहा है ना। तो उन सब्जेक्ट एरियाज को भी आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर बातें करेंगे, है ना। हमारी डायलॉग बेस्ड क्लास ही होगी। आज आप लोग चुप बैठे हैं, बट मेरा ये चाहना होगा कि आगे की जितनी क्लासेस हों उसमें आप लोग ज़्यादा बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है। जितना बोलेंगे उतना मुझे मौका मिलेगा आपको जानने का, आपके व्यक्तित्व को देखने का, और इन 3 सालों में आपको एक क्या कर लेने का, व्यक्तिगत व्यक्तित्व में रूपांतरण कर लेने का। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह से बदल देने की ज़रूरत है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। आज आपकी बेस लाइन भी है ना, बेस लाइन मतलब हुआ आप आज कहाँ खड़े हैं, है ना। आपकी पर्सनैलिटी आज कहाँ पे, आप सबने इंट्रो दिया, आपने एक छोटा सा इंट्रो दिया, है ना। तो आपको पता चला आज मैं यहाँ पे हूँ। 3 महीने बाद अगर ये ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाए तो आपको ये समझ में आएगा ना कि मुझ में इंप्रूवमेंट है। फिर क्या होता है, जब इंप्रूव हो जाती हैं चीज़ें तो क्या होता है, मोटिवेशन आता है। आदमी मोटिवेट होता है, जब पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो मोटिवेशन आता है ना। क्यों आ जाता है, डोपामीन लेवल। जब भी आप मोटिवेट होते हैं, जब भी आपको खुशी मिलती है, आपका डोपामीन सर्ज होता है। ठीक है। उसी को आपको अपनी हाईलाइट बना के चलना है कि हमेशा खुश रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ठीक है। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमेशा ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है। हम सब्जेक्ट्स पे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट्स को छोड़ देंगे। ठीक है। सो जितना ज़्यादा आप अपनी वीकनेस को एलिमिनेट करते जाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को फिनिश देते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप एज मिल जाएगी आपको इस एग्ज़ाम में, है ना। सो चलिए, और किसी बारे में बात करना चाहेंगे आप। अभी तो प्रवचन मोड में ही है दोस्तों, है ना। सब लोग चुप बैठे हैं आज। और किसी बारे में, किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस की हो, यूपीएससी को लेके कुछ सोचता हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बताइए। हाँ। अच्छा। ओके। ओके। चलिए इसको एड्रेस करते हैं अच्छे से। बहुत अच्छा आपने पूछा, है ना। जितनी शांत क्लास से बैठी, मैं सोच नहीं रहा था कि कोई ये पूछने वाला है। पर ठीक है। ये दुनिया का इतिहास है कि अगर किसी ने कुछ बड़ा करना चाहा है तो लोगों ने हमेशा क्या कहा है, कोई बताएगा। बेवकूफ़ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पे आप किसी को बोलो बॉडी बिल्डिंग करनी, कहेगा ज्वाइंट खराब हो जाएगा।
वो आदमी कहेगा जिसने कभी नहीं की होगी, है ना। तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, पहली बात। किसी ने डेविड और गोलियत की कहानी सुनी है क्या? डेविड और गोलियत, हम लोग अक्सर स्कूलिंग सिस्टम में कहानियां आती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक दानव था, डेविड, सॉरी गोलियत। गोलियत एक बहुत लंबा चौड़ा दानव टाइप का आदमी था। हाँ, ये बिल्कुल स्कूल्स में आती हैं ये सारी चीज़ें। अक्सर कई बार नहीं भी आती हैं, अलग अलग बोर्ड से आप लोग बैठे हुए हैं। और एक बच्चा था 15 साल का, डेविड। तो जब वो गया जिस जगह गोलियत रहा करता था, जिस गांव के पास, तो वहाँ लोगों ने बताया कि भाई एक गोलियत नाम का दानव है, बड़ा परेशान कर रखा है, जीना हराम कर दिया। तो उसने कहा मारो उसको। तो लोगों ने कहा ही इज़ टू बिग टू हिट, वो इतना बड़ा है कि उसको मारा ही नहीं जा सकता। तो डेविड ने बोला कि ही इज़ टू बिग टू मिस, वो इतना बड़ा है कि कहीं भी पत्थर फेंक के मारोगे लगेगा ही उसको। एटीट्यूड का डिफरेंस है ना। फिर हुआ भी यही कि अपनी गुलेल में डेविड ने एक छोटा सा पत्थर नचा के उसको मारा, उसको लगा, और इतनी चोट लगी कि फिर उसने परेशान नहीं किया कभी किसी को, है ना। यूपीएससी भी ऐसा ही है, इट्स टू बिग टू हिट, एट द सेम टाइम इट्स टू बिग टू मिस। आपके पास गाइडेंस है, आप एक जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। उस गाइडेंस को फॉलो करने का जज्बा आप में होना चाहिए कि उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो सच्चाई आपने कहा ना, कि एक टाइम आता है जब लोग कहते हैं कि यार टाइम बीत गया और सिलेक्शन तो हुआ नहीं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है हमारे यहाँ पे, कि अगर आप अपने गांव, समाज, देश, शहर किसी में बता दीजिए अपने पड़ोसियों को कि यार मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें से एक आध जरूर मिल जाएगा जो कहेगा कलेक्टर साहब। आपके सिलेक्शन से पहले कहेगा ना कलेक्टर साहब। और जब आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तब वो सुबह दोपहर शाम आपको कलेक्टर साहब बोलेगा। हमेशा आपको याद दिलाएगा कि तुम यार प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन गड़बड़ हो गया कुछ, ठीक है। तो द हार्श रियलिटी इज दैट, ये सच्चाई है कि 9 से 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, ऑन एन एवरेज ऐसा हो रहा है ना। उसमें से आप मान लीजिए कि 1-1.5 लाख लोग सीरियस कंटेंडर्स होंगे। उसमें से 350-400 लोग सफलता पाएंगे जिनका यूपीएससी के एंड रिजल्ट में नाम छपेगा, ठीक है। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि हम सही गाइडेंस को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाएं। अगर नहीं पहुंचते तो लेट मी अश्योर यू कि अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है, तो आपका व्यक्तित्व एक बहुत बेहतर व्यक्तित्व बन गया होगा, है ना। और आप अपने उस व्यक्तित्व को और बहुत से क्षेत्रों में यूटिलाइज कर पाएंगे। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि स्कूल में पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उसकी जगह राष्ट्रपति का, मैं यूट्यूब वगैरह पे देखा है मैंने, कभी कभी होता है राष्ट्रपति का नाम लोग बता देते हैं। राष्ट्रपति पूछिए तो प्रधानमंत्री का बता देंगे, राष्ट्रगीत पूछिए तो नेशनल एंथम, ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हमारे देश का इतिहास कैसा था, स्कूल वाले तरह से नहीं। स्कूल में क्या होता है कि 10th वाला पढ़े, अच्छा नंबर आ गया, 11th में आके 10th का भूल गए, ऐसा ही होता है। और कोई प्रयास भी नहीं करता कि आपको याद आए, फिर 11th में लग जाते हो आप। 11th का पढ़े, उसको वहाँ पे छोड़े, 12th में आ गए। ऐसा ही तो होता है। जो लोग अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, जिन्हें माना जाता है हमारे यहाँ कि आईआईटी, जेई, फलाना ढिमकाना, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं लोगों को। आईआईटियंस को भी मैंने बहुत पढ़ाया है तो मैं बता सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। कॉन्सेप्ट्स, वेयर आर द कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज वेयर यूपीएससी इज डिफरेंट। और ये इस दिशा में डिफरेंट होता चला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, आपको पता क्या है, आपको याद क्या है। हाँ, याद होना चाहिए, याद होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि ऐसा क्यों है ना। कोई न्यूज़ आपने पढ़ी, है ना, वो कोई आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है ना, कौन सा साइक्लोन आ रहा है, कौन बताएगा? अरे बड़ा न्यूज़ में भाई, आजकल एक साइक्लोन आ रहा है, आज शाम को कच्छ जो है रीजन इंडिया का, वेस्टर्न कोस्ट पे टकराने वाला था। बताइए, याद है आपको? बी से नाम है, चलिए। स्पून फीडिंग में नहीं कराता मैं आपको, वो नहीं, यहाँ च्यवनप्राश खाने तो आए नहीं है ना, कि केसर युक्त च्यवनप्राश खाए सब, अपना हो गया। याद कीजिए भाई, गूगल कर लीजिए, सब उठाइए फोन वोन, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपरेशन में उठाइए, एग्जामिनेशन हॉल मत उठाइए, बाहर छोड़ के जाइएगा। ऐसा ही तो होता है ना। हाँ, बिपर जॉय, बिपर जॉय थोड़ा बहुत।
तो क्यों इसका नाम किसने रखा, है ना? ये क्यों साइक्लोन डेवलप हुआ? प्रेशर डिफरेंस तो सब बता देंगे। इसके आगे, इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा? इंडियन बिपरजॉय, राइट? सो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, है ना, कि एक घटना हो रही है, उस घटना से अलग अलग फील्ड्स में अंतर क्या आ रहा है, जैसे कितना इकोनॉमिक नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। आज के बाद के जो कुछ पेपर होंगे ना, 3 4 5 दिन हफ्ते भर के, उसमें इन सब पे डिस्कशंस होंगे। एडिटोरियल में लोग लिखेंगे कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। कुछ लोग गवर्नमेंट की साइड से लिखेंगे कि हमने तो ये किया था, है ना? वो सब मल्टी डायमेंशनल अलग अलग बातें आपको पता होनी चाहिए। हम्म। सॉरी, ये बहुत ही रेलिवेंट बहुत ही रेलिवेंट बात है कि सुने किसकी। देखिए, हम लोग ना इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। कौन कौन एग्री करता है इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं? अरे बढ़िया, ऐसे बुलंदी से हाथ उठाइए जिसको जिसको लगता है कि इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। हम लोग इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। किसी को ये शब्द ऐसा तो नहीं कोई जिसको ये समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है इंफॉर्मेशन एज? रह रहे हैं ना हम लोग इंफॉर्मेशन एज में? ऑल ऑफ यू अग्री? कोई ऐसा तो नहीं जो कहता है कि नहीं इंफॉर्मेशन एज में नहीं रह रहा है? चलिए मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। हम लोग मिस इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। कौन अग्री करता है? आपको समझ में नहीं आया? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, आ गया तो एक्सप्रेस कीजिए, बताइए उसे, है ना? किसको किसको लगता है कि हम लोग मिस, अच्छा इंफॉर्मेशन एज क्या है, मिस इंफॉर्मेशन एज क्या है? आप बताएंगे? सबसे पीछे जो बैठे, हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। इसको इसको बहुत सरलता से अगर बोलें तो सूचनाओं का समय आ गया। हाँ बताएं आप प्लीज। हमारे यहाँ की पूरी दुनिया में? हम्म। हाँ हाँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं, गया नहीं, आया। वी आर लिविंग इन इंडस्ट्री 4.0। हम इंडस्ट्री 4.0 में, लिखिए इसको अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0? 4.0 यानी 4.0। नहीं, इंडस्ट्री 4.0, दैट्स इट। एज लिखने की जरूरत नहीं है। इसको घर पे जाके देखना है। कब देखना है? कल? कल देखना है? आज ही देखना है? कल कौन देखने वाला है? कोई है? अच्छा, आप देखेंगे कल, आज क्या हो गया? अरे मैं पूछ रहा था मित्र, मैं पूछ रहा था कि कल कौन देखने वाला है, और मैं सोच रहा था कि कोई कहेगा नहीं। आपने क्या दिया? आज ही देखिए जितनी जल्दी हो सके, है ना? कल आने ही मत दीजिए, कल से पहले इस क्लास की सारी चीजें देख लीजिए। ठीक है? कंसिस्टेंसी का यूपीएससी में सिर्फ इतना सा मतलब है। हम बचपन से सुनते आते हैं, है ना, कि आज जो स्कूल में पढ़े थे उसको घर जाके पढ़ लेना। बचपन से सब सब सुने हैं। सबके माता पिता टीचर सबने ये कहा है। किसी ने प्रैक्टिस किया है इसको? किसी ने किया? ईमानदारी से बताइए कि मतलब जिस दिन जो चीज़ पढ़ी स्कूल में, वही चीज़ घर पे जाके उसी दिन पढ़ ली। आपने किया है? तो आप बहुत विलक्षण व्यक्ति हैं, मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। ऐसा यूपीएससी में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में हमारे पास एक ऑप्शन, हमारे स्कूलिंग सिस्टम इस तरह का है, इतना अच्छा है, शानदार, कि हमें एक ऑप्शन देते हुए चलता है कि बेटा पिछला भूल जाओ, इस बार का रट लिए तो अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। यूपीएससी आपको ये ऑप्शन नहीं देगा, है ना? आपको एंशंट इंडियन हिस्ट्री आनी चाहिए, कल्चरल हिस्ट्री आनी चाहिए, मिडीवल कल्चरल हिस्ट्री भी आनी चाहिए, मॉडर्न भी आनी ही चाहिए, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। तो अगर आपको लगता है कि 10 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है या 3 साल बाद मेरा एग्ज़ाम है, आप 2 साल बिता दीजिए, तो आप उस एडवांटेज को खो देंगे जो आज आपके पास है। तो क्या करना पड़ेगा? जितनी भी बातें हुई, जितने भी कीवर्ड आपको याद रहे, जितने आप रिकॉल कर सकते हैं, उनको क्या करना है? घर जाते ही उनको देखना है। फिर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको भूल जाएंगी। उसके लिए क्या करेंगे? कैसे करेंगे? ठीक है। रखना है एक टाइप में, अच्छा। ओके, डिस्कशन करना है, हाँ।
देखिए हमारे यहाँ 10th और 12th के स्टडी पैटर्न में अंतर है। 10th का जो स्टडी पैटर्न, जब 10th में आ जाते हैं लोग स्टूडेंट्स, तो घर वाले कहते हैं बाहर मत निकलना, दोस्तों के साथ मत खेलना, है ना, बोर्ड एग्जाम आ गया, ऐसा कहते हैं कि नहीं, है ना। तो यूपीएससी 12th भी अमूमन वैसा ही रहता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, दोस्तों दोस्तों से दूर रहो, और ये क्या मूवी वगैरह देख रहे हो, है ना। क्या करना है, कमरे में बंद कर लेना है, किताबें पढ़नी, खूब सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। यूपीएससी में भी आपको खूब सारे क्वेश्चंस लगाने हैं बाय द वे। बट द पॉइंट इज कि इसकी प्रिपरेशन 10th और 12th की प्रिपरेशन से और ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन से अलग होगी, है ना। हमारे यहाँ अमूमन कोचिंग्स में भी मैं देखता हूँ बहुत सारी जगहों पे कि क्या हो रहा है कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है, कंपटीशन की नहीं हो रही। जहाँ कंपटीशन की पढ़ाई हो रही है वहाँ आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और कंपटीशन की पढ़ाई में कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करेंगे, है ना। सब्जेक्ट सबके लिए वही हैं, किताबें सबके लिए वही हैं, आपको उसमें से क्या उठाना है, कितना रखना है अपने पास, और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ये आप में और बाकी एस्पिरेंट्स में डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना। बाकी मेहनत सब मैंने कहा, 1-1.5 लाख लोग तो हम ऐसे पकड़ के चल सकते हैं कि 1-1.5 लाख लोग तो मेहनत करेंगे। जो आपको मैंने इन जनरल जो ट्रेंड है उसमें एक नंबर पे 600 लोग होते हैं प्रीलिम्स में, एक नंबर 600 लोग। अगर एक नंबर आपका नीचे हुआ तो 600 लोग उससे आपसे ऊपर हुए, है ना। तो अपने आप को हमेशा एज पे रखना है, ठीक है। आज जाना है, आज ही चीज़ों को पढ़ना है, जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको ये नहीं करना है कि मैं अपना नोट्स छुपा लेता हूँ या छुपा लेती हूँ, जैसे हम 10th 12th में करते हैं ना कि यार असाइनमेंट अच्छा बन गया, बगल वाला तो देखना ही ना पाए। पहले आपस में बात कीजिए, चर्चा कीजिए उस, है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है ये, आपको लोगों से बात करनी होगी, लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस करनी होगी, कह के लिख के डिस्कस करके। झगड़ा मत कीजिएगा, वो टीवी वाला डिबेट नहीं, 5 लोगों का आता है, पता नहीं क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं, है ना, वो वाला नहीं। एक इंटेलिजिबल, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह, भारत के एक वेल रेड आदमी की तरह, है ना, आपस में पहले डिस्कस कीजिए, देखिए कि हमको कुछ समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद आपको टीचर्स भी मिलेंगे, है ना। फिर उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ देखे थे, है ना, या ये चीज़ हमने डिस्कस की, इसका ये आउटकम है, और क्या इसमें ऐड हो सकता है ना, या इसको और कैसे कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट करने के नाम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा एक बुक, एक सब्जेक्ट की एक बुक आपको पढ़नी है। या आपको और भी टीचर्स ने बताया होगा यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। एक बुक को 10 बार पढ़ने की अप्रोच रखिए, 10 बुक को एक बार पढ़ने की नहीं, है ना। 10 बुक को एक बार पढ़ा जाता है पीएचडी में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बुक को 10 बार पढ़ा जाता है जिससे आपको रट जाए, है ना। और वो रट जाएगी, 3 साल बहुत होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि समय वेस्ट किया जाए, राइट। ठीक है, चलिए। सो चलिए, आप लोग अपने किसी सब्जेक्ट्स के बारे में मुझे बताना चाहेंगे, किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगा हो। इंफॉर्मेशन एज का तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, चलिए लेट्स कंटिन्यू दैट ओनली। आप कुछ कह भी रहे थे, है ना। मेन इकोनॉमी, चलो। इंफॉर्मेशन एज का क्या है कि हम, एक अजीब सी चीज़ हुई दुनिया में, 90s में भी, मिड 90s में, इंडिया में थोड़ा लेट पहुंची, है ना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। इंडिया में 2000s में पहुंच गई, 2003 2004 में लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ गए थे। तो एसआर कंपनी हुआ करती थी, उषा फोन्स हुआ करते थे, इस तरह की कंपनियां हुआ करती थी। इनकमिंग कॉल और आउट गोइंग कॉल दोनों पे चार्जेस लगते थे। उस फ़ोन का जो उपयोग होता था ना, वो ये होता था कि यार मैं चौराहे पे खड़े हो जाऊंगा कहीं पेड़ के नीचे या कहीं भी, और फ़ोन निकाल लूंगा जेब से, कॉल नहीं करूंगा, पैसे लगेंगे, है ना, कॉल करूंगा इमरजेंसी में, मैं फ़ोन निकाल लूंगा तो बाकी जितने लोग होंगे सब देखेंगे कि यार फ़ोन यूज़ कर रहा है, मोबाइल फ़ोन। उस समय 5110 ऐसा कुछ फ़ोन हुआ करता था नोकिया का, उसमें से एंटीना निकलता था, फेंक के मारो किसी का सिर फूट जाए, इतना भारी फ़ोन, है ना। ये वो ज़माना था 2003 2004 इसके आसपास का। फिर धीरे, इससे जस्ट पहले कुछ समय के लिए पेजर आया था, किसी ने पेजर सुना है, पेजर सुना है आपने, और किसी ने पेजर सुना है, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन डिसिमेट करने का, किसी को अपनी बात, अपनी सूचना पहुंचाने का एक जरिया था। वो ये था कि भाई पेजर आप अपने साथ लेके चलते थे, उसमें मैसेज टाइप करते, पहले कॉल करते थे ऑपरेटर को, उसको फ़ोन करके ये बताते थे कि मुझे ये मैसेज फलाने आदमी तक पहुंचानी है। तो क्या होता था कि वो ऑपरेटर उसको वो टाइप करके मैसेज भेजती थी, वो पेजर पे पढ़ लेता था कि भाई मम्मी कॉल करके बुला रही हैं,
पढ़ लिए चले गए घर, नहीं तो किसी तरह से संपर्क कर लिए। उसके बाद वो थोड़े समय के लिए रहा। उसके बाद आ गया आपका मोबाइल, वो हाथी वाला 5110 फेंक के मारने वाला। ठीक है। उस पे भी लोग बहुत ज़्यादा कॉल वगैरह नहीं करते थे, इमरजेंसी में उसे यूज़ करते थे। फिर हम आ गए मॉनसून ऑफर, एक रिलायंस लेके आया। सुना है किसी ने मॉनसून ऑफर के बारे में? ठीक है। तो मॉनसून ऑफर रिलायंस लेके आया मिड 2000 से लेट 2000 के बीच में। रिलायंस इंफोकॉम कंपनी हुआ करती थी, सभी घरों में लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि बात कर लो, पैसा मत दो। मॉनसून ऑफर का था कि 3500 5500 ऐसे दो मॉडल्स थे, ये ले लीजिए, पैसा मत दीजिएगा, सिर्फ बात करिए। तो लोगों ने दिन रात बात की, मोबाइल पे बात करते करते सो गए। जब बिल देने की बारी आई तो सीडीएमए फोन हुआ करता था, उसको कहते कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, लिख लीजिए, लिखिए सीडीएमए फोन। सीडीएमए। और इसको ऑब्लिक करके लिखिए 5G। 5G, फिफ्थ जनरेशन। 5G आ गया ना, 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल में। राइट। हाँ तो नहीं, अभी पहले सीडीएमए था। ठीक है, अभी कहीं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यूज होता है एज टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसमें जाने की जरूरत नहीं। ऑब्लिक करके लिखिए सीडीएमए ऑब्लिक 5G। ठीक है। सीडीएमए आ गया, लोग उसमें मोबाइल पे दिन रात बात किया करते थे, बिल देने की बारी आती फेंक देते थे खिड़की से निकाल के। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं स्कूल में हुआ करता था, मैंने भी फेंका है। मुझे ऐसा लोगों ने बताया, फिर मैं उठा के लाया हूँ और बिल भी जमा किया हूँ। खैर एनीवे, सो उसके बाद फेज आता है हमारा, चलते चलते अर्ली 2010 के बाद, भाई 2011 2012, जिसको उस समय कहते हैं, आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे, लेकिन जिसको ध्यान होगा या जिसने बड़ों से सुना होगा, उस समय क्या होता था कि 500 रुपए का 1 GB डेटा लेता था आदमी, है ना, उसको बचा के रखता था, उसको थामे रहता था कि खत्म ना होने पाए, ये खत्म होगा तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। जब आखिरी दिन आता था कि अभी 12 बजे खत्म होगा, अब मुझको कल फिर रिचार्ज कराना है, तब वो यूट्यूब पे वीडियो देखता था, ये नेट सर्फ करता था, है ना। छोटी छोटी स्क्रीन होती थी फ़ोन की, और तब वो देखता था कि अब तो ये खत्म होना ही है, अब तो लैप्स हो जाएगा डेटा। तो मैं क्या करूंगा कि अभी सारी देख लूंगा जो भी देखना है, गेम अभी खेल लूंगा, और फिर इसको टॉपअप कराऊंगा, फिर एक महीना इंतजार करूंगा। फिर आया 2016। 2016 में क्या हुआ? अक्टूबर 2016, जियो। इंडिया में क्या हुआ कि जियो ने क्या क्या किया, जियो ने 4G लॉन्च कर दिया। 4G को सिर्फ लॉन्च ही नहीं किया, उसने 4G को लॉन्च किया 2008 से प्रिपेयर करते करते। ये मैं सूचना से इसको लिंक करूंगा कि उन्होंने पूछा कि कहाँ से हमको सही पता चले। ठीक है। 2008 से जियो ने, मतलब रिलायंस ने, एक अपना प्रोजेक्ट प्लान किया। तो मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, जो मैक्रो लेवल पे जो बातें हैं ना, किसी षड्यंत्र की बात मैं नहीं करूंगा, मैक्रो लेवल पे जो बातें हैं सिर्फ उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो 2008 से उन्होंने 4G नेटवर्क का प्रोजेक्ट प्लान किया, 2016 में लॉन्च किया, फ्री में लॉन्च किया। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडिया में एकमात्र कंपनी थी 2016 में जिसके पास 4G इंफ्रास्ट्रक्चर था। 4G इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा जो 4G के लिए चाहिए, कैसे एंटीनाज होने चाहिए, कहाँ कहाँ होने चाहिए, लगभग पूरे भारत में उन्होंने 2008 से 2016 के बीच में इसको डेवलप कर लिया था। तो क्या हुआ, मार्केट डिस्टर्ब हो गया, किसी के पास कोई कंप्यूटर ही नहीं था उनका, फ्री उस पे से फ्री में देने भी लगे। तो हम कहाँ पहुंच गए, सीडीएमए वाली एज से 4G पे पहुंच गए, और आज हम पहुंच गए 5G में। यही है सूचना का, जो हम कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन आ गया, है ना। ये है एज ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू गेट, यू वांट टू नो, यू वांट टू टेल अदर्स अबाउट, सिर्फ एक क्लिक। स्क्रीन वाला कोई मोबाइल उठाइए, नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, गूगल कर लीजिए, गूगल आंटी सब बताती है ना। वो ऐड भी आता है कि कहने से सब होगा, अब तो टाइप भी नहीं करते लोग, कहते हैं, है ना। ये है आपकी इंफॉर्मेशन। क्या हो गया बताइए यार, हम लोग भी हंसेंगे, है ना। हाँ ठीक है, गूगल आंटी, गूगल अंकल, गूगल एनीवे, कोई भी, एनी हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है। ये है सूचना का प्रसारण आज, ये है डिसिमेशन। हर जगह आपको, चाहे किसी भी, एक समय था, आप लोग गूगल कीजिएगा, पूछिएगा आंटी से कि भाई पहले क्या होता था, लोगों के पास इंसाइक्लोपीडिया कहाँ होती थी।
तो क्या होता था कि सेल्समैन आया करते थे खूब सारी किताबें लेके, वो घर घर जाके सेल करते थे। उसमें से 1% लोग टर्न अप होते थे जो खरीदते थे उसको। उसके 1% लोग वो होते थे जो एक आध पेज उसका कभी पलटते थे, नहीं तो रखी रहती थी बाद में कबाड़ी को देने के लिए। अब क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया कौन सी सबसे फेमस? विकीपीडिया। कुछ भी आपको देखना हो विकीपीडिया पे अपलोडेड है, उसको देख लेते हैं लोग। विकीपीडिया पे नहीं है तो कहीं और होगी। एमआईटी के कोर्सेज पहले लोग नहीं एक्सेस कर पाते थे, अभी एमआईटी क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे यहाँ आईआईटी है भारत के सबसे अच्छे, वो विश्व के सबसे टॉप लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में माना जाता है। सो उसके ओपन कोर्स वेयर नेट पे पढ़े हैं, यूट्यूब पे। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं इंजीनियरिंग यहाँ से कर सकता हूँ तो मुझे तो वो लेक्चर ही नहीं मिल सकता। सारे पढ़े हैं फ्री में, देख लीजिए। अब यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन कैसे आती है? इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि किस पे रिलाई करें, क्या देखें। एक सर्च कीजिए, हजारों उसके रिजल्ट, लाखों में रिजल्ट्स आएंगे, है ना। स्पेशली इंडिया में पॉलिटिकल स्पेस में ऐसा होता है ना, है ना। कोई घटना हुई पॉलिटिकल, और पचासों हजारों वीडियोस उस पे लोगों ने बना के डाल दी। अब उसमें से रिलाई किस पे करेंगे? रिलेवेंसी कैसे चेक करेंगे? ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। ओके। बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बचना है। आप अनबायस्ड होकर आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसको चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। जब बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसीलिए मैंने कहा था कि मैं उसको जोड़ूंगा इससे, मिस इन्फॉर्मेशन से। सो हमने जब ये सुना कि जियो आ गया, फ्री में मोबाइल बांट रहा है, सिम कार्ड दे रहा है लोगों को, तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी का दौर चला, है ना। लोग कहते थे ना कि इन्होंने इसको बेच दिया, उन्होंने उसको बेच दिया, इन्होंने इससे खरीद लिया, सरकार ने उसको दे दिया, ऐसी बातें होती थी ना। ऐसी बातें होती थी। बिल बाद में आएगा, बिल यहाँ से देना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सचेकर को देना पड़ेगा। फिर वो भारत के एक नेता हैं, उनको कहते थे कि इन्होंने उनको दे दिया सब कुछ। ऐसी बातें होती थी ना, उन्होंने सब कुछ ले लिया। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन फ्लड, पूरा डेल्यूज एक बाढ़ की तरह इंटरनेट पे था। अगर आप देखते तो यही सारी बातें होती रहती। कोई कह रहा होता कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, कोई कह रहा होता कि नहीं इनको तो देश ही बेच दिया पूरा, है ना। इसमें से आप रिलेवेंस की इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे? तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रिलायंस रिलायंस इंफोकॉम एक कंपनी हुआ करती थी। दोनों भाइयों में बंटवारा, हमारे देश के दो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी, राइट। तो उनके बीच में कुछ विवाद हुआ, और जो रिलायंस इंफोकॉम थी, इट वॉज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मुकेश अंबानी, है ना। बट ये उनको नहीं मिली। तो उनका एक सपना था कि मतलब एक विजन था कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करूं जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, है ना। तो इस विजन पे काम करना उन्होंने कब शुरू किया? 2008 में। ठीक है, मैं कोई फैन नहीं हूं किसी का और ना ही किसी का दुश्मन हूं, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, राइट। 2008 में काम करना शुरू किया। 2008 से 2016 कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल तक एक कंपनी ने फोकस्ड वे में एक 4G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में क्रिएट किया, बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किया, लगाया। ठीक है, उस पैसे को खर्च करने के बाद अगर 2016 में कोई लॉन्च करता है अपने किसी प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट जो किसी और के पास है ही नहीं, किसी और कंपनी के पास ऑफर करने के लिए है ही नहीं, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा ना। उसमें किसी को देश वेश बेचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन खोजने निकलेंगे, या जो ट्रेडिशनल मीडिया है, यूट्यूब के जो नॉर्मल सर्चेज हैं आपको जो शुरुआत के मिल जाएंगे, वहां पे आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वहां ये नहीं मिला ना। वहां पे यही सब मिलता था, कंस्पिरेसी थियरी, ये बेच दिया इसने, उसको बेच दिया इसने, उसको ले लिया। किसी ने नहीं बताया कि प्रोजेक्ट डेवलप कैसे हुआ, है ना। तो प्रोजेक्ट इस तरह से डेवलप हुआ, आपको ये खोजना पड़ेगा, इसको खोजने में आपकी मदद की जाएगी जिससे आपका समय बचे। क्योंकि अगर आप उस पूरे डिल्यूज में, उस पूरे फ्लड में नेट पे बैठ के खोजने लगेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन भी तो पूरा करना है ना। तो उसमें आपकी मदद की जाएगी कि आप कैसे फोकस्ड रहें, कैसे किस पर्टिकुलर इश्यूज के कोर पे जाइए, है ना। कि ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि इस कंस्पिरेसी थ्योरी का तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्हों जिन्होंने राफेल की कॉस्ट क्या होगी, एक फाइटर जेट आया था ना हमारे यहाँ, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। वो कॉस्ट एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री में सबको नहीं पता, कोर टीम्स को पता होगी। ठीक है, बाकी और भी जो लोग हैं उनको नहीं पता, सेक्शन सेक्शंस में जिसको जैसा काम था उस हिसाब से चीज़ें पता है। कोर्ट ने एक ऐसा भी टाइम आया जब उन्होंने कहा कि हमको दीजिए इन्फॉर्मेशन, हमको बताइए कि आपने कितना खर्च किया है। तो उसमें से उनको जवाब दिया गया कोर्ट को कि अगर हम एग्जैक्ट कॉस्ट रिलीज कर देंगे तो जितने भी हमारे एडवर्सरी हैं उनको पता चल जाएगा ना कि हमारे जो फाइटर जेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्या उसमें लगा होगा, वो गेस कर लेंगे वो लोग, इतना पैसा खर्च किए ये लगा होगा। तो हम नहीं बता सकते, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोर्ट ने उसके बाद कहा भी नहीं कि आप हमको एग्जैक्टली बताइए, फिर नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग थे कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे देश की नहीं जो जानती थी उनको पता थी, उन्होंने बता दिया कि यार इतने आए थे डिवाइडेड बाई इतने, तो ये इसकी कीमत है ना, मैगी बेच रहे, मतलब कि मैगी की कॉस्ट की तरह। ठीक है, तो ये जो कोर इश्यूज हैं इस तरह के, पहली बात तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज में जाना नहीं है। वाद विवाद में वो जो पांच लोग बैठते हैं, ब्रह्मास्त्र चलता है, फिर पूछ रही है जनता, इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, उस तरीके के डिस्कशंस में जाना नहीं है उसमें। इस समय सिर्फ आपका समय की बर्बादी है ना। और जो इश्यूज हैं बड़े बड़े, जैसे अभी हुआ था वो अडानी वाला हुआ था ना, अडानी अडानी ग्रुप क्रैश किया था। फिर उसमें हिंडलबर्ग रिपोर्ट की वजह से किसी ने फॉलो किया है उसको, कोई इन शब्दों से कनेक्ट कर पा रहा है? आपने किया है। ठीक है, तो उसके कोर इश्यूज में जाना है कि क्यों हुआ था। इंडियन इकोनॉमी, हर चीज के सेंटर में क्या है? इंडिया। ब्यूरोक्रेसी में किसके जाना है? इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। मैंने यही तो कहा कि अब सारा आज नहीं, लेकिन आपको पता चलता जाएगा। फिर क्या होगा ना, एक पॉइंट आएगा जब खुद आप फॉलो कर लेंगे, जब आप खुद जान जाएंगे कि हमको क्या चीज़ कितनी ग्रैस्प करनी है। क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी टॉपिक का कोई अंत ही नहीं है। अगर आप उस पर पीएचडी करने लगेंगे तो क्या होगा? कोई अंत नहीं, करते रहिए, एक टॉपिक उठा लीजिए, उसको महीनों तक पढ़ते रहिए। तो हमको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी तो देखना होगा कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम कितना आएगा, है ना। जैसे मैं एक लोगों को से काफ़ी मेरा अच्छा डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छा, उन्होंने कई बार इंटरव्यू वगैरह भी दिया था। तो वो चाहते थे कि कुछ फोकस्ड उनको मैं बताऊं। तो मैंने उनकी एक ट्रेंड उनका नोटिस किया, उनकी पर्सनैलिटी का। वो क्या करते, जैसे क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने पढ़ लिया। अब वो बंदा इंजीनियर था, तो क्रायोजेनिक इंजन पढ़ रहा था 2 महीने से। तो मैंने कहा कि भाई, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, जो रॉकेट्स में हमारे यहाँ लगता है ना, वो आपसे यूपीएससी नहीं बनवाएगा, है ना। अब आप उसको 3 महीने पढ़िए, 3 साल। आपको क्या पता होना चाहिए कि किस लॉन्च व्हीकल में क्रायोजेनिक इंजन लगता है, क्रायोजेनिक इंजन के बेस में टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी टेक्निक यूज़ की गई, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ गई, पहले वाले इंजन क्यों नहीं कर पा रहे थे, या रशिया से हमने क्रायोजेनिक इंजन क्यों ले लिया, हम खुद क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे थे, फिर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी हमें वो दिया, क्यों दिया, है ना। आज हम अपने क्रायोजेनिक इंजन्स, इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कोर में आना चाहिए इंडिया। इसी के इर्द गिर्द आपको अपनी तैयारी को डेवलप करना है कि हमारे लिए क्या, यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, इंडिया ने क्यों नहीं इंटरप्ट किया, या इंटरप्ट किया भी कि नहीं, है ना। फिर वही सारी चीज़ें आती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन एज वाली, कि अगर आप गूगल करने बैठिए तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, अलग अलग लोगों के आपको दर्जनों मिलते चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ऐसा करना चाहिए था, इंडिया ने किया नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इंडिया सपोर्ट कर रहा है ना। इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो अपनी बात को कह रहे होंगे, है ना। तो इसमें से आपको कितना उठाना है, कितना आपको ग्रैस्प करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वैसे ही व्यक्तित्व को धीरे धीरे डेवलप करना है कि उन चीज़ों पे आपका ध्यान जाए, उन बातों पे। बस आगे पता चलता जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पता चलेगा। मैंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस भी इसलिए किया क्योंकि ये अमूमन लोगों के सामने आती है ना। कोई एक पेपर पढ़ रहा होता है तो 2 महीने बाद आके कहता है कि सर ये वाला पढ़ूं क्या, गलत पेपर तो नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसा होता है ना। कोई एक बुक पढ़ रहा है तो उसको लगता है कि यार वो वाली तो नहीं छूट गई मुझसे, है ना। तो वो एक सेशन में शायद नहीं बताई जा सकती, शायद क्या बिल्कुल नहीं बताई जा सकती, लेकिन धीरे धीरे आप में एक विजन डेवलप किया जा सकता है और आप लोग अपनी मेहनत से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस विजन को, कि उतनी चीज़ों को आप ग्रैस्प करते चलें, इस मिस इन्फॉर्मेशन का जो पूरा एक ताना बाना जो है उससे उठा सकते हैं, है ना। वो आएगा, समय के साथ आ जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए। वैलेंटिनो रॉसी वॉज नॉट मेड इन ए डे,
वैलेंटिनो रॉसी एक बाइक रेसर है। मोटो जीपी किसी ने फॉलो किया है? जानते हो? सो उसका जो सबसे सक्सेसफुल रेसर रहा है उसका नाम था वैलेंटिनो रॉसी। लगभग सारी रेसें उसने अपनी लाइफ की जीती हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं बना था, धीरे धीरे, है ना। तो समय के साथ आप क्लास में अटेंटिव रहिए, सबसे बड़ी बात है क्लास अटेंड कीजिए, गायब मत होइए, है ना। हमेशा क्लास अटेंड कीजिए, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन की क्लास हो चाहे कोई भी क्लास हो। क्लास से अगर आप गायब हैं तो आप बहुत बड़ी डिसएडवांटेज अपने लिए क्रिएट करें, किसी और के लिए नहीं, है ना। कुछ क्लासेस होती है जो लोगों को लगता है कि यार इट्स नॉट दैट रिलेवेंट, है ना, मुझे तो आता है। मान लीजिए कि मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास है, बहुत सारे इंजीनियर्स को मैंने देखा उनको आता है, तो वो छोड़ देते हैं उसको। फिर उसके बाद आके बताते हैं कि सर पेपर 2 गड़बड़ हो गया, पेपर 1 तो कर लिया था। गड़बड़ तो पेपर 2 में हो गए। पेपर 2 जानता है कोई? यूपीएससी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली पता है कितनी स्टेजेस होती हैं, कितने पेपर्स होते हैं? कोई ऐसा भी जिसकी पहली क्लास है ये? अच्छा, सब लोग पहले भी अटेंड कर चुके, तो आपको फॉर्मेट पता है एग्जाम का, राइट। समय के साथ इस पे भी बात करना और इस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर को कैसे फोकस करेंगे, है ना। बिकॉज यूपीएससी इज़ वन, और अगर मैं गेस करूं तो आप लोग बात करें यूपीएससी सीएससी की, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, राइट। यही तो फोकस है। और इसमें इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना धैर्य है आप में, है ना। क्योंकि 8-9 महीने की तो एग्ज़ाम की प्रोसेस है। अभी चर्चा भी चल रही है कि इस प्रोसेस को कम किया जाए। आपने ध्यान दिया इस न्यूज़ पे? हाँ, कि इसको कम किया जाए, क्योंकि 1 साल ही आदमी का ले जाती है। और अगर उसके बाद इंटरव्यू में नहीं हुआ तो फिर प्रीलिम्स में आप जाते हो, है ना। सो इतनी तो इसकी प्रक्रिया ही है। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, उस धैर्य के साथ सही गाइडेंस, सही प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, अपने व्यक्तित्व पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको वो कटिंग एज मिल जाती है जो आपको कंपटीशंस में, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए एज देने लगती है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। मैं कोई भी बुक का नाम ले लूंगा, आप मार्केट में जाइए, पूरी शेल्फ भरे हुए हैं, सारे पढ़ रहे हैं। आपको कहीं एज मिलेगी तब तो कंपटीशन में आगे जाएंगे, राइट। ऐसा ही है ना। तो इन सारी चीज़ों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई, प्रिपरेशन, सिलेबस, इसके साथ आपको अपनी पर्सनालिटी को शेप करना होगा। नाम भी है शायद इंस्टीट्यूट का, आकार, राइट। अपने व्यक्तित्व को आकार देना पड़ेगा। कैसा आकार? उस व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को ढाल लेना है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एज अ ब्यूरोक्रेट चाहिए। जब आप दरवाज़ा खोल के घुसते हैं बोर्ड के सामने, तो काफ़ी ज़्यादा निर्णय वो वहीं पे ले लेते हैं। अगर उनके मन में है कि यार ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटी टाइप का है, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा मेलो डाउन, थोड़ा सा मतलब इनकरेज करने वाला हो आपको। और मान लीजिए कि आप घुसे थोड़ा एरोगेंट टाइप के लगे, घमंडी टाइप या कुछ भी जो नहीं स्ट्राइक किया, तो वैसा ही आपका इंटरव्यू भी जाएगा। और वहाँ जो लोग बैठे होंगे बोर्ड में वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। अगर वो आपसे ऐसा कुछ पूछना चाहेंगे कि आप फंस जाइए, तो लेट मी अश्योर यू आप फंसेंगे, है ना। फिर पर्सनैलिटी का कौन सा हिस्सा आता है? पहली बात तो आप घुसिए तो एक ऑरा आपकी होनी चाहिए कि यार ये आदमी है ब्यूरोक्रेट बनने लायक, राइट। ऐसा होगा तो एडवांटेज है ना, ऐसा होगा तो फायदा है। दूसरी बात होनी चाहिए कि ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसको हैंडल कैसे करें। सारी चीज़ तो याद नहीं कर सकते। कोई कर सकता है सारी चीज़ें उसको पता हो? नहीं कर सकता। तो यानी आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे बिट्स होने चाहिए जो इस तरह की सडन चेंजेस, सडन चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के दिन रात के काम में ऐसी 10 चीज़ें आती हैं, है ना। फिर शाइनेस, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग शाई भी हैं बहुत, है ना। बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद भी शाई रहते हैं, मतलब शांत स्वभाव के होते हैं, बोलना नहीं चाहते। अगर कोई और बोल दे उनकी जगह तो उनको पसंद है कि यार बोल देंगे, आई कांटेक्ट नहीं होता। आप उनकी ओर देखिए, दूसरी ओर देखने लगेंगे, राइट। ब्यूरोक्रेसी का की पर्सनालिटी इससे बिल्कुल उलट होनी चाहिए। आंख से आंख मिला के बात करिए, गुस्से में नहीं, नॉर्मल ढंग से। ये नहीं कि बस मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है। लेकिन एक प्लीजिंग आई कांटेक्ट होना चाहिए कि आप में एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस लेवल है, आप घबरा नहीं रहे चीज़ों से, है ना। इमेजिन कीजिए कि कहीं किसी जगह कुछ डिस्प्यूट, कोई दंगा हुआ है ना, और डीएम साहब गए वहाँ खड़े हैं, किसी ने चिल्लाया कि बस मारो इसी को, और वो भागे, तो बाकी जो टीम होगी ना, उनका भी मोरल कम हो जाएगा, है ना।
और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, बल्कि लगभग अमूमन सभी के जीवन में कभी ना कभी ये चीज़ आती है जब वो ऐसी सिचुएशंस को एड्रेस करते हैं और बोल्डली एड्रेस करते हैं। ये कैसे आप एड्रेस करेंगे इन सिचुएशंस को, ये आपको लबासना में भी ट्रेनिंग के समय सिखाया जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आप में जो इंग्रेडिएंट्स आपके व्यक्तित्व में होने चाहिए वो आपको इन 3 सालों में डेवलप करने हैं। ये अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए, है ना? राइट। चलिए और बताइए, इस पे हम लोग बात करते रहेंगे। जो आपने बताया ना कि मिस सूचना, हमें इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी बट एट द सेम टाइम वेरी ट्रिकी थिंग। ये ट्रिकी भी है ना? अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी, और अगर आप उसमें उलझ गए फिर वो एक विशेष सर्किल, एक लूप रहेगा कि फिर इनकी इन वाले का इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखें, उन्होंने ये बोला, फिर उस वाले की देखी, उसने ये बोला, फिर न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया, अब क्या? नाउ व्हाट? इसमें एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि कोई एक न्यूज़पेपर, आई विल अगेन नॉट से कि कौन सा न्यूज़पेपर, इट्स अ मिथ कि मैं ये न्यूज़पेपर पढ़, 90s में होता था। 90s में एक पेपर होता था कि इस पेपर को पढ़ लीजिए तो आपको मेंस के क्वेश्चंस उसकी स्टेटमेंट से मिल सकते हैं। ऐसा लोग कहा करते थे, मिलते भी रहे होंगे। आज के समय में ऐसा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, दैट्स इट। और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए कि क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ था, इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, भारत के लोगों पे क्या असर पड़ेगा, या भारत की पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हाँ। किसकी टोन? हाँ, कोई बात नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल से घबराना नहीं है। द पॉइंट इज, द हिंदू जो है वो लेफ्ट लीनिंग पेपर है ना? उसको कहा जाता है, अक्सर लोग कहने वाले कहते हैं कि वामपंथी विचारधारा का पेपर है। तो आपको वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता दिखेगा। अब आप भारतीय सरकार में, भारत सरकार में ब्यूरोक्रेट बनने का सपना पाले हैं, सिर्फ गालियां देने से तो काम नहीं चलेगा। वो तो सब दे ले रहे हैं ना। यहाँ जाइए पान की दुकान पे, एक दो बार सरकार उठा के गिरा दी होगी उन्होंने, उन्होंने बता दिया होगा कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, है ना? फिर सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल बैठ के घर चले जाएंगे, फिर कल आके फिर गिराएंगे, है ना? तो आपसे उम्मीदें अलग हैं, राइट? आपको तो सॉल्यूशंस लेके आना है कि प्रॉब्लम ये है। हम्म। प्रॉब्लम आप पता कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कोई आज की, अच्छा चलिए मैं आपको सेक्टर देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम आप मुझे बताइए। ठीक है। इंडिया में करप्शन की प्रॉब्लम है ना? तो प्रॉब्लम पता है, सबने कह दिया, ये आपने भी कह दिया। ठीक है। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? चलिए की वर्ड लिखिए, रूट कॉज, ROOTCAUSE, रूट कॉज। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे आप? हाँ, मुख्य कारण, है ना? या फिर असल कारण, है ना? तो लिखिए उसमें जो हिंदी में लिखना चाहे, रूट कॉज भी वर्ड को लिखिए। कोई ऐसा है जिसने ये शब्द पहली बार सुना है? ईमानदारी से बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है। रूट कॉज वर्ड किसी ने पहली बार सुना है? आपने पहली बार सुना है, आपने, आप लोगों ने पहली बार सुना है। ठीक है, तो बढ़िया बात है। पहली बार में पूरा, आधा नहीं, पूरा हाथ उठा सकते थे कि हाँ मैंने पहली बार सुना है, कोई बात नहीं। सो लेकिन आज के बाद आपने शब्द पहली बार नहीं सुना होगा ना, अब आपको पता है। रूट कॉज, मुख्य कारण, असल कारण। हमारे यहाँ रूट कॉज पे काम नहीं होता, और ये ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों वाला। ठीक है, लेमैन्स एग्जाम्पल चलेगा ना? लेमैन्स, ये वर्ड किसने पहली बार सुना है? मुझको जज करने दीजिए अपने आप को ना। लेट मी लेट मी हैव अ चांस टू वर्क ऑन यू गाइस, है ना? जितना मुझे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होगा उतना मैं काम कर पाऊंगा, और उतना आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या करना है ना? लेमैन्स वर्ड किसने पहली बार सुना है? ओके, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बट इट्स ऑल राइट। मैंने अभी कहा था शुरुआत में कि जितनी भी डाउट्स हैं, जो भी नहीं आता, जो भी कमियां हैं, वो यहाँ पे दिखाइए। जितनी ज़्यादा आप यहाँ कमियां दिखा लेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ सक्सेसफुली बता लेंगे कि ये मुझे नहीं आता, उतनी ही कम कमियां वहाँ दिखाई पड़ेंगी जहाँ पे नंबर दिए जा रहे होंगे, है ना? ऐसा ही है ना? तो लिखिए, लेमैन्स भी लिख लीजिए। एक एक कॉलम बनाइए अपने पेज में, एक अलग से कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए ग्लॉसरी, GLOSSARY।
इसको फेयर कर लीजिएगा बाद में, नहीं तो ये खो जाएगा इन्हीं बाकी शब्दों के बीच में, राइट। लिखिए ग्लॉसरी। अच्छा, आपने पूरा पेज इसके लिए डेडिकेट कर दिया, वेरी नाइस। ठीक है, लिखिए लेमैन्स, LAYMAN'', जिसको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा हो हिंदी में लिख लीजिए लेमैन्स। लेमैन्स, LAYMEN, एपोस्ट्रॉफी एस, वो कॉमा वाला एस होता है ना, ऊपर कॉमा लगा के एपोस्ट्रॉफी एस लिखते हैं। ठीक है। सो तो जिन्होंने भी पहली बार ये सुना वो जान जाएंगे कि आम आदमी जिसको जो कोई एक्सपर्टीज नहीं है जिस पे, है ना, ठीक है, उसको हम कह देते हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का टर्म समझाना है, लेकिन जिसको समझाना है वो इंजीनियर नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ले मैन है, उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, बट मुझे उसको सरल भाषा में समझाना है। मैं ऐसे एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ रूट कॉज को लेके। ये एग्जाम्पल और रूट कॉज का कंसेप्ट ये हमेशा मेंस में आपको हर बार यूज होगा ही होगा जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो, क्योंकि मैं आपको चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ और इस पे आप लोग डिस्कस कीजिए मेरे साथ, राइट। हमारे यहाँ पे समस्या हॉर्न बजाने को लेके, कितने लोग अग्री करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। है, हाथ उठा के बताइए सब लोग, तो मुझे पता चले कौन कौन सुन रहा है। हॉर्न बजाते हैं ना, हॉन्किंग करते हैं, खूब हॉर्न बजाते हैं, बाहर सड़क पे खड़े हो जाए एकदम कान फटने लगेंगे आपके, है ना। ऐसी समस्या है हमारे यहाँ। चलिए मैं कंपेयर करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी में। मैंने वहाँ कभी सुना ही नहीं हॉर्न बजाते लोगों को, है ना। यहाँ पे सब हॉर्न बजाते रहते हैं। इससे क्या होता है, लगातार हॉर्न बजाने से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। तो ये एक समस्या है हमारे यहाँ पे, चाहे वो साइलेंस जोन हो। साइलेंस जोन कैसी हो सकती है, हॉस्पिटल्स वगैरह, बच्चों के स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया हैं। भाई रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी सो रहे होंगे, हॉर्न बज रहे हैं, लोग परेशान होते हैं, तो हॉन्किंग की समस्या है ना हमारे यहाँ। तो अब इमेजिनेटिव सोल्यूशंस बताइए कि इसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है। लिखिए इसको, इस वाले पेज पे लिखिएगा, जहाँ पे आपने रूट कॉज कहीं लिखा है ना, हाँ उसी पे लिखिए, ट्रैफिक, ट्रैफिक मैनेजमेंट। बाकी आप लोग बताइए, क्या नाम आपने बताया, एक बार फिर से अपना नाम बताइए मुझे। प्रभास, बताइए। तो हॉन्किंग की समस्या, मान लीजिए आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, या आपके हाथ में ऐसी पावर है कि आप कुछ काम कर सकें इस समस्या को, इस नॉइस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, तो क्या करेंगे, बताइए, बिल्कुल बताइए। मेक रूल्स। रूल्स की, हॉर्न नहीं बजाना है, बजाए तो फाइन लगेगा, पनिशमेंट है। लिखिए 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 इस चीज को, कोटेशंस भी होती हैं, राइट। Rules are meant to be broken. As a bureaucrat, you are not supposed to say this because you will be the person who will be making the rules. आप नियम बना रहे होंगे अगर आप सक्सेसफुल हुए, वहां पहुंचे, है ना। तो रूल्स भी ऐसे बनाइए कि तोड़े ना जाएं, तो नहीं टूटेंगे, है ना। बेसिक नीड है, राइट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एक दूसरे देश का, उससे पहले मैं कनाडा में था, तो वहां पे भी हॉर्न नहीं बजाते थे। ठीक है, इसको लिख लीजिए इन वर्ड्स को जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई बताए कि हॉर्न बजाने की समस्या, नॉइस पोल्यूशन जो होती है हॉर्न बजाने से, कैसे ये जो है दूर हो सकती है। कुछ भी सोच के बताइए, मैंने कहा कुछ मत बताइए, दुकान आ गई। कोई बात नहीं, एनीथिंग यू हैव टू स्पीक, है ना। आप, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे, बताइए। ओके, तो लेकिन हमारे पास तो किसी गाड़ी में वॉल्यूम कंट्रोल है नहीं, और वॉल्यूम अगर धीमे कर दी तो फिर उसका पर्पस भी खत्म हो गया, कि भाई बजाए भी और सुनाई भी नहीं दिया इमरजेंसी में, है ना। भाई हॉर्न का काम है, एक्सीडेंट, हाँ, जब ज़रूरत हो तभी बजाएं। अच्छा, ठीक है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं ना, लोग इतना ध्यान देते नहीं, उनको लगता है हॉर्न है बजाओ। ज़रूरत कौन, किसी ने एनालाइज किया जिसने भी अभी जीवन में कभी टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे हॉर्न बजाए, कभी किसी ने सोचा कि ना बजाए। साउंड प्रूफिंग कैसे करोगे ओपन इन्वायरमेंट की। ट्रैफिक पुलिस सिस्टम, लिखिए इस वर्ड को, लिखते जाइए आप लोग, जो जो बोल रहे हैं उसको लिखिए बाद में सोचने के लिए। हाँ, थिएटर की आवाज़। लेकिन जब हम साउंड सिस्टम, नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें ओपन एटमॉस्फेयर की, है ना। जैसे आप कैंट एरिया से निकलिए, वहाँ पे हॉस्पिटल है ना, उसके बाहर कई जगह बोर्ड लगे हैं, नो हॉर्न की, हॉर्न मत बजाए, बजा देते हैं लोग।
अब अगर वो सोचें कि मैं कुछ ऐसा करूं कि साउंड प्रूफ हो जाए, बाहर की सड़क की आवाज अंदर ना आए, तो कैसे होगा? है ना? हाँ। चलिए, हम ये जो बातें कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि हॉकिंग होती क्यों है, इसके रूट कॉज तक, केंद्र बिंदु यहाँ पहुंचे हैं कि भाई ये हॉर्न बजा क्यों रहे हैं लोग। तो अभी इन्होंने एक बात बोली थी, ट्रैफिक मैनेजमेंट। लिखिए, इसको गोला कर लीजिए, ये है रूट कॉज। ट्रैफिक मैनेजमेंट इज द रूट कॉज। उसको एड्रेस कैसे करते हैं, अभी उस पर बात करते हैं हम, कि हमारे यहाँ एड्रेस कैसे करते हैं। लिख लिया आपने? तो जब ये होता है कि भाई नॉइस पोल्यूशन हो गया, लोग हॉर्न बजा रहे हैं बहुत, कुछ करना चाहिए, तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों की टीम्स बनाई जाती हैं। वो होर्डिंग ले लेते हैं कि मत बजाइए अंकल, मेरा कान फट रहा है ना? बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, नहीं भी देखते हैं, चले जाते हैं। तो क्या करें, आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मेरा, कम से कम मेरी ये ओपिनियन है कि आप रूट कॉज को नहीं एड्रेस करें। रूट कॉज है कि आपके यहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। लखनऊ में जिसने देखा हो, उन्होंने 2020 के पहले ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं देखे होंगे हजरतगंज चौराहे को छोड़ के। किसी ने ध्यान दिया है इस बात में? यहाँ पे ही नहीं था, ये नहीं था चौराहे पे, राइट? और बाकी जितनी भी पेरिफेरल एरियाज हैं, एडजेसेंट एरियाज है, कहीं पे भी कहाँ पे नहीं था? कहीं पे नहीं था। कहीं पे नहीं। रहीम नगर चौराहे पे अभी वो कुकरैल नाला नदी जो भी अब जिस फॉर्म में है वो बची, उसके ऊपर दो दो तीन पुल से बने हैं ना, वो थे? नहीं थे। एक था, है ना, जिससे लोग जाते नहीं थे, रात में तो बिल्कुल नहीं जाते थे। ध्यान अगर दिए हो आप, है ना? जब ये होता था कि यार शाम हो गई तो उससे नहीं जाएंगे, इस वाले से जाएंगे, महानगर वाली रोड से सीधे, राइट? सो अब जाके 2020 में मैंने भी अचानक से देखा, 2020 में मैं था नहीं यहाँ, जब मैं आया वापस तो मैंने कहा, अरे ट्रैफिक लाइट्स कहाँ से आ गई भाई। और मेरी आदत पिछली जो रही है वो रही है कि अगर रेड सिग्नल है तो रुकना है, तो मैं रुक गया। भाई पीछे से लोग आए, मुझसे बोले सर सड़क के बीच में क्यों खड़े हो? मैंने कहा यार, लाल बत्ती, रेड सिग्नल कभी आपने देखा नहीं? अरे बोले सॉरी सॉरी। तो मतलब कि अब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लगा है जो 50 साल पहले होना चाहिए था। रेड लाइट 50-60 साल पहले की, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है ना? ये बहुत पहले होनी चाहिए थी शहर में, अब जाके लगी है। तो क्या लोगों को चलना आ गया रेड लाइट पे? नहीं। एक कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ से क्रॉस कर लूंगा रेड लाइट तो कुछ नहीं होगा, वो चले भी जाते हैं, खाली सड़क दिखती है तो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं हर जगह रुकते हैं, उनको लगता है कहीं चालान ना हो जाए, उनका कहीं एक बार हुआ होगा, तो सोचते हैं कि यार मैं जाऊंगा कैमरे से फोटो खींचेंगे, चालान हो जाएगा, है ना? तो ट्रैफिक तो अब भी मिसमैनेज है। अभी तो एक छोटी सी शुरुआत हुई है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए। 50 साल पहले मैं मानता हूँ कि 50 साल पहले ट्रैफिक सिग्नल लखनऊ वगैरह में लग जाने चाहिए थे। ट्रैफिक डाइवर्जन, तो यहाँ जो मेन समस्या है हॉकिंग की, रूट कॉज जो है वो है ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेज नहीं है। फिर आता है ट्रैफिक मैनेज क्यों नहीं है, वहां आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं। सड़क कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, लोग कितने हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सियोल का। सियोल बहुत ही क्राउडेड जगह है। सियोल किसी ने सुना है? ये सियोल कहाँ पे है? साउथ कोरिया की राजधानी है। ये सब राजधानियां आप लोग होमवर्क टाइप का लिख लीजिए कि सभी देशों की राजधानियां हमको रट लेनी है, याद हो जाएं। बहुत नहीं, 214 215 देश हैं, ज्यादा नहीं। 3 साल में तो हर हाल में याद हो जाएंगी, और लगातार लगेंगे तो 2-3 महीने में भी याद हो जाएगी, है ना? 195 वो इस तरह से लोग कहते हैं। हाँ बताइए, आप पहले बता लीजिए अपनी बात। जो यूएन के मेंबर्स हैं, जो यूएन के मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी आपने सुना होगा, एक बाबा जी थे हमारे यहाँ। अब वो कितने फेमस, कितने सही, कितने गलत हैं उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने अपना एक नया देश बना लिया, कैलासा। पता है किसी को? है? हाँ, जहाँ की करेंसी वाली चलती। बाबा जी का नाम किसी को पता है? नित्यानंद सरस्वती, संभवतः उनका नाम है, राइट? तो उन्होंने अपना देश बना लिया, बट वो अभी गए थे, यूएन की मीटिंग भी अटेंड किया उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ठीक है। उनको कुछ देशों ने मान्यता भी दी, उस देश को रिकॉग्नाइज भी किया। तो भाई हमारे यहाँ के बाबा जी लोग ऐसे अपने देश बना ले रहे हैं भाई। 195 ऐसी कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो किसी न किसी संधि में किसी न किसी देश के साथ इन्वॉल्व हैं, है ना?
बाईलैटरल मीटिंग्स, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे वो होती हैं, यूनाइटेड नेशंस। तो मैं चलिए 214 से कम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ 195 कंट्रीज की राजधानी लोकेशन ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। और ये बहुत सरल है, जिसको भी इसमें कठिनाइयाँ है वो संपर्क करे भाई, ये दिक्कत हो रही है। 2-3 महीने, 1 महीने दीजिए, कंसिस्टेंटली देखिए, प्रतिदिन देखिए, मैप में देखिए कि भाई एशिया के मैप में कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री है, उनकी राजधानी कौन सी है।